हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ शुक्ला, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग की क्लास है एडवांस मेडिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करेंगे, आज हमारा जो एडवांस बेसिक मेडिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिक्विजिशन फॉर्म। रिक्विजिशन फॉर्म की बात किया जाए तो हमारा जो रिक्विजिशन फॉर्म होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें, कौन सा हमारा टेस्ट लगना है या कौन से चीज़ें हमारी मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि क्या नाम है, एज है, जेंडर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आज हम लोग रिक्वेस्टिंग फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द रिक्वेजिशन फॉर्म? रिक्वेजिशन फॉर्म क्या है, बात करेंगे। A requisition form is written request for laboratory test or services. It's a circle communication tool between the clinic and the laboratory. होता क्या है, जो हमारा रिक्विजिशन फॉर्म होता है, ये हमारी जो लैब होती है उसमें जो हम डायग्नोसिस करते हैं, परीक्षण करते हैं, या उनके कौन सा टेस्ट लगना है, इन सब चीज़ों के बारे में उस पर राइटिंग मतलब लिखा हुआ होता है, जिसके थ्रू हम लोग उसकी डायग्नोसिस प्रयोगशाला में अपने लैब में बहुत सावधानी के साथ और बहुत बहुत रिलायबल रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं वाई इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंस है रिक्विजिशन फॉर्म की। तो बात करेंगे हम लोग इंश्योर करेक्ट टेस्ट। इंश्योर करते हैं हम लोग, एक इस चीज़ का भरोसा देते हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सटीक है। करेक्ट टेस्ट आर परफॉर्म्ड, मतलब जो हम इस बात का इंश्योरिटी देते हैं, इस बात का भरोसा देते हैं कि जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं उनकी रिज़ल्ट हम आपको बिल्कुल रिलायबली, यानी कि एक भरोसेमंद रिज़ल्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। प्रोवाइड पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारा रिक्वेस्टिंग फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, यानी पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन की बात किया जाए, जैसे पेशेंट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी बात करते हैं पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद में क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि हम लोग बात करते हैं कि हमारा कौन सा टेस्ट होना है, कौन सा सैंपल लगना है, या फिर हमारे कौन कौन से इसमें हमारा टेस्ट लिखा है जिनको हमें करना होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेंशियली फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम बात करते हैं जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, या फिर जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट जो हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस कि एकदम सटीक होने चाहिए। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चालू होता है, जिसमें हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं और जो हमारा डायग्नोसिस के थ्रू जो भी हमारी डिज़ीज़ निकलती है, डॉक्टर उसी की टेस्ट के बिहाफ पे हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। हम बात करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्विजिशन। हम बात करेंगे रिक्विजिशन फॉर्म की क्या क्या डिटेल होती हैं उसमें। हमारा पेशेंट फुल नेम, पेशेंट का पूरा नाम होता है, डेट होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ की बात किया जाए जो हमारी जन्म तिथि होती है। जेंडर हम लोग चेक करते हैं, पूछते हैं कौन सा जेंडर है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग पेशेंट की आईडी होती है।
आईडी और आईडी नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल हम फिलअप करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब कंपोनेंट फॉर अ रिक्वेजिशन क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए। जो हमारा रिक्वेस्टिंग क्लिनिक एंड नेम, यानी जो हमारा डॉक्टर्स है, डॉक्टर का नाम लिखेंगे, उस पर सिग्नेचर देखेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल देखेंगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक का नाम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की ऑफ कंपोनेंट फॉर रिक्वेस्टिंग। इसमें हम देखेंगे स्पेसिफिक टेस्ट रिक्वेस्ट, जैसे हमारे कौन सा टेस्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ें, और जो हमारे टेस्ट होने वाले हैं वो जो भी हमारा सैंपल आया है हमारा करेक्ट वायल या करेक्ट कंटेनर में आया है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देख के ही एक्सेप्ट करना होता है। देखो, सैंपल एक्सेप्ट करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा सीबीसी का सैंपल हुआ, तो सीबीसी का सैंपल हमारा लेवेंडर कलर के वायल में, जो हमारा EDTA वायल होता है, एंटीकोगुलेंट वायल, उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं। और उसको अगर हम रिसीव करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो सैंपल है वो उसी वायल का सैंपल है या नहीं। मान लो मैं कहता हूँ, अगर आपके पास सीबीसी के लिए सैंपल आया और प्लेन ट्यूब में आ गया, तो क्या आप कलेक्ट करोगे, रिसीव करोगे? वो हमारा रिजेक्शन क्राइटेरिया के अंडर में आएगा, उस सैंपल को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे हेमोलाइज्ड सैंपल को हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। हेमोलाइज्ड सैंपल में क्या होता है बेटा कि जो हमारी RBCs हैं वो टूट के प्लाज्मा में मिल जाती हैं, इसीलिए हम हेमोलाइज्ड सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग रिजेक्शन के क्राइटेरिया में डाल देते हैं। हम बात करते हैं LFT की। LFT, KFT, ये सारे हमारे टेस्ट जो होते हैं, LFT, KFT, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं। ये हमारे प्लेन वायल में ही इनका सैंपल आता है। देखो, प्लेन वायल, कुछ हमारे वायल की बात किया जाए, जैसे हमारा एंटीकोगुलेंट होते हैं और कुछ कोगुलेंट होते हैं। जैसे हमारा EDTA एंटीकोगुलेंट हो गया, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट हो गया, सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट हो गया, सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंटीकोगुलेंट होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, हमारा ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता। और जैसे हमारा प्लेन ट्यूब हो गया, प्लेन ट्यूब में क्या है बेटा कि हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। कभी कभी हमें क्लॉटेड ब्लड की ज़रूरत होती है और कभी कभी कुछ टेस्ट में हमारा होल ब्लड की ज़रूरत होती है। होल ब्लड की बात किया जाए तो हम बात करते हैं कि जैसे हमारा CBC हुआ और हमारे ब्लड ग्रुपिंग हुआ, ठीक है, इन सब टेस्ट के लिए हमारा होल ब्लड ही चाहिए होता है। HbA1c टेस्ट होता है हमारा, उसके लिए भी हमें होल ब्लड ही चाहिए होता है, जो हमारे एंटीकोगुलेंट यानी EDTA वायल में आता है सैंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमारी कहने का मतलब है प्राथमिकता। जैसे हमारा रूटीन, अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट स्टेट। अगर हम बात करते हैं रूटीन, यानी कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे रूटीन टेस्ट होने वाले होते हैं। ठीक है, शुगर जो है हमारा रूटीन टेस्ट में आता है। बात करते हैं हम लोग अर्जेंट टेस्ट। कुछ टेस्ट हमारे अर्जेंट में जाते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट का ऑपरेट होने वाला है, या किसी पेशेंट का, मान लो मैं कहता हूँ डेंगू ही हुआ, तो उसकी प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट अर्जेंट में उसको प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, बात करते हैं जैसे हमारा कौन से डेट को कलेक्ट किया गया है, टाइम, डेट एंड टाइम कलेक्शन की टाइम, जब हम आप सैंपल को रिसीव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो टाइम भी होना चाहिए, और जब सैंपल पेशेंट से कलेक्ट किया गया हो वो दोनों टाइम होने चाहिए।
बात करते हैं हम लोग कि अब कंपोनेंट फॉर रिक्वेस्ट फॉर ऑफ अ रिक्वेजिशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेवेंट क्लिनिकल हिस्ट्री हम लोग बात करेंगे कि इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन या किसी भी प्रकार का कोई भी आपका ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ पेशेंट से। हम लोग देखो, कभी भी पेशेंट आएगा तो हमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी कम से कम यूज करके उसको जिस भाषा में समझ में आए हम लोग उस भाषा में उससे कम्युनिकेशन करेंगे। ये नहीं कि उसे नहीं समझ में आ रहा है, हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसे चीज़ें नहीं पता हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें चीज़ों को इजी करके कि उसको समझ में आ सके और वो हमें हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, इस तरीके से हम लोग अपनी बातें रखेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे रिलेवेंट क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे हम लोग कि कोई पहले से आपको मेडिसिन तो नहीं चल रही, किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी तो नहीं है, आपको इससे पहले कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं हुई है जिसमें हमें मतलब टीका लगा हो या फिर हमारा वैक्सीन या कुछ ऐसा कुछ। ये हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेंगे उसकी। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोविज़नल डायग्नोसिस, यानी कि हमारा जो मेडिटेशन होने वाला है, जो हमारा डायग्नोसिस होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स, यानी कि किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहे हैं बॉडी में, जो मतलब कहीं कट या फिर एलर्जी का ऐसा कुछ। ठीक है, मेडिटेशन एनी एलर्जी हम लोग बात करते हैं पहले मेडिटेशन की। जो हमारी दवाएं होती हैं उनको बात करते हैं, कैसे आपको खाना है या कौन सी दवाई कैसे आपको इनटेक करनी है। ठीक है, एनी एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि हमें किसी प्रकार से बात करेंगे कि आपको किसी प्रकार से किसी मेडिसिन से या किसी फ्लूइड से या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिमेन इन्फॉर्मेशन की। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन बात करेंगे हम लोग स्पेसिमेन के कौन कौन से टाइप होते हैं स्पेसिमेन के। सबसे पहले बात किया जाए हमारा ब्लड। देखो बेटा, ब्लड जो हमारा कलेक्ट होता है वो हमारे वायल में कलेक्ट होते हैं। कुछ वायल हमारे जैसे कोगुलेंट वायल होते हैं, कुछ एंटी कोगुलेंट वायल होते हैं। ठीक है, एंटी कोगुलेंट में हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, और कोगुलेंट वायल में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। देखो, मेडिकल लाइन में बेटा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी कलर से भी आइडेंटिफाई होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी कौन से कलर की टॉप होगी ब्लड कलेक्शन ट्यूब की, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हमारा ये कौन सा वायल है और इसमें कौन सा सैंपल कलेक्ट होना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो हमारा कलेक्शन ट्यूब है वो क्लीन होना चाहिए, कहीं से भी रैप्चर नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। यूरिन की बात किया जाए, यूरिन हुआ, स्टूल हुआ, स्पुटम हुआ, ये सब हमारे कंटेनर में आते हैं, जो हमारा ट्रांसपेरेंट कंटेनर होता है। दूसरी बात उसमें हम बात करते हैं वो हमारा क्लीन एंड वाटरप्रूफ एंड बात करते हैं हमारा हाइजीन। ठीक है, मेंटेन होना चाहिए ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरिया वायरस पहले से ग्रोथ ना कर सके। ठीक है, हम बात करेंगे टीशू का सैंपल जो होता है बेटा वो हमारा जार में आता है, क्योंकि टिश्यूज़ हमारे छोटे भी होते हैं और बड़े बड़े मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में भी होते हैं, तो उसके लिए हम जार का प्रयोग करते हैं, जो हमारा क्लीन जार होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ग्रोथ ना कर सके। अगर हम बात करेंगे टिश्यू सैंपल की, तो टिश्यू का जो सैंपल होता है बेटा वो हमारा जार में होता है, और इसको हम एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, जिस उस सॉल्यूशन को बोलते हैं
10% फॉर्मेलिन। 10% फॉर्मेलिन में हम लोग टीशू के सैंपल को कलेक्ट करके रखते हैं। देखो बेटा, टीशू जो हमारा फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो टीशू है वो सड़े ना, और सड़ने के साथ साथ उसकी मार्फोलॉजी में चेंज ना हो। मार्फोलॉजी का चेंज मतलब कि उसके शेप एंड साइज में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस ना हो। ठीक है। कलेक्शन साइट, आपने कहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया है, ठीक है, वो होना चाहिए। स्पेशल हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है उसको एक बहुत सावधानी के साथ में प्रॉपर उसको देखभाल करके हमें सही जगह पे स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना हो। बात करते हैं हम लोग प्रॉपर फिलिंग ऑफ द फॉर्म। बात करेंगे हम लोग लेबल हेड राइटिंग फॉर टाइप ऑल मेजॉरिटी फील्ड्स कंप्लीट। फॉर्म जो हम लोग फिल करेंगे वो प्रॉपर एक अच्छे लेटर में लिखा होना चाहिए ताकि सबको समझ में आ सके। ठीक है। हम बात करेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए ताकि हमें समझने में कन्फ्यूजन हो। इसलिए हमारा करेक्ट और बहुत अच्छे साफ़ सुथरा राइटिंग में हमारा फॉर्म फिल होना चाहिए। ठीक है। जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, लिखने के लिए, या फिर हम किसी प्रकार के कोई भी फ्लूइड यूज नहीं करेंगे फॉर्म पे। बात करते हैं हम लोग कॉन्सिक्यूशन ऑफ इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट फॉर्म की बात करते हैं हम लोग। तो क्या होता है डिले इन टेस्टिंग। क्या होगा अगर आप हमारे प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्टिंग फॉर्म मतलब नहीं फिल करके दोगे, इनकम्प्लीट फॉर्म रहेगा तो उसमें, या फिर करेक्ट यानी कि गलत फॉर्म फिल कर दोगे, तो फिर सबसे ज़्यादा पहले चीज़ तो प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, उसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो परीक्षण होना है, ये जो हमारा डायग्नोसिस होना है, जो हमारे टेस्ट लगने हैं, उसमें देरी होगी। ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ कि टेस्ट लग गया, इनकरेक्ट फॉर्म था, तो क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक, गलत परिणाम आएंगे। ठीक। बात करते हैं हम लोग पेशेंट मिस आइडेंटिफिकेशन की। जो हमारी क्या होगा, पेशेंट की गलत पहचान होगी, रोगी की गलत पहचान होगी, किसी दूसरे पेशेंट का रिपोर्ट हम लोग किसी दूसरे पेशेंट को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। नीड फॉर रिकलेक्शन, हो सकता है कि हमें दोबारा से सैंपल कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़े, सारा प्रोसीजर। ठीक है। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्स यानी कि हम बात करते हैं कि जो हमारा रेजेंट लग रहा है, जो भी हम एफ़र्ट कर रहे हैं वो टेस्ट करने के लिए, वो सारा हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। हम बात करते हैं डिजिटल रिक्वेजिशन फॉर्म्स की। सबसे पहले बात किया जाए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। होता क्या है बेटा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैं उनमें हमारा सबसे सही चीज़ें क्या होती हैं कि उसमें क्लियरली चीज़ें फीड हो पाती हैं। ठीक है। इम्प्रूव द एलिजिबिलिटी, रिड्यूस एरर, यानी कि हमारा जो उसमें गलत चीज़ें हो जाती हैं, जो जैसे कि कोई भी चीज़ गलत हो गई तो हमें क्या ऑप्शन होता है कि हम उसको एडिट करके दोबारा से सही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे हम डाटा सेव करते हैं डिजिटल तरीके से, उसमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है बेटा, जब हैंड राइटिंग के थ्रू हम लोग लेजर कार्ड पे, यानी हमारा जो रजिस्टर होता है उस पे जो मेंटेन करते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार गलती हो जाती है, और गलती होने की वजह से हम लोग ओवर राइटिंग करते हैं, जिससे हमें समझने में चीज़ों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं फास्ट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन
विथ विथ LIS यानी लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारी बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारी लेबोरेटरी का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो प्रॉपर वर्क करता है और हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चीज़ों को। रोल ऑफ द MLT प्रोफेशनल, बात करेंगे हम लोग MLT प्रोफेशन की क्या रोल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वेरीफाई फॉर्म एक्यूरी, बात करते हैं हम लोग एक्यूरेसी की। तो जो हम फॉर्म को सबमिट करते हैं वो एक अच्छा फॉर्म और सत्यापित यानी कि एक्यूरेट फॉर्म होता है। ठीक है, इंश्योर करेक्ट स्पेसिमेन लेवलिंग, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो सैंपल लिया गया है उसमें प्रॉपर करेक्ट लेवलिंग हुई है। लेवलिंग इन द सेंस कि उस पर प्रॉपर नाम, एज, जेंडर, टेस्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा प्रॉपर तरीके से मेंशन है या नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन विद क्लिनिक्स ऑफ क्लियरिफिकेशन मेंटेन रिकॉर्ड। होता क्या है बेटा कि हम सत्यापित करते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं कि हमारा जो हम लोगों ने चिकित्सक जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के बाद में हम लोग जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं अपने पास। समरी की बात किया जाए तो क्या होता है बेटा, जो हमारे रिक्वेजिशन फॉर्म इज द विच वाइटल फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड इफेक्टिव लेबोरेटरी ऑपरेशन एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरामाउंट। बात करते हैं जो हमारा रिक्वेस्टिंग फॉर्म होता है। ठीक है, रिक्वेजिशन फॉर्म होता है जो हमारा रिक्वेजिशन फॉर्म होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी जो लैब है उसमें हमारा प्रॉपर तरीके से जो हमारे डायग्नोसिस हो रहे हैं या फिर जो भी हमारे टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बेस्ट होने चाहिए। और हम बात करते हैं कि जो भी हम रिज़ल्ट प्रोवाइड करें वो हमारी एक बेहतर रिज़ल्ट यानी कि एक रिलायबिलिटी वाली रिज़ल्ट हम प्रोवाइड कर सकें, एक्यूरेसी वाली रिज़ल्ट हम लोग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे रिक्वेजिशन फॉर्म के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें हम लोगों ने आज टॉपिक में कवर किया। ठीक है बेटा, एक बार फिर से हम लोग एक चीज़ों को थोड़ा सा फ्लो में देख लेते हैं। जैसे हमारा रिक्वेस्टिंग फॉर्म हो गया। रिक्वेस्टिंग फॉर्म हमारी जो लेबोरेटरी होती हैं उनमें चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, बेसिक चीज़ों की बात किया जाए तो जैसे कि हमारा कौन सा स्पेसिमेन होना है, कौन सा टेस्ट होना है, ये प्रॉपरली हमें पता होता है। कई बार क्या होता है पेशेंट को नहीं पता होता है कि उसका कौन सा टेस्ट लगना है और कौन सी जांच होनी है, तो इसलिए हमें प्रॉपर बात करते हैं हम लोग कि ये हमारे रिक्वेजिशन फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गया क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रिक्वेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, पेशेंट आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमारी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि हमारा कौन सा जो डॉक्टर अप्लाई कर रहा है या जो डॉक्टर हमें कंसल्ट कर रहा है कि इनका ये टेस्ट होना है, उसके नाम और डॉक्टर का नाम होना चाहिए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल से आया है, क्लिनिक से आया है, ये सारी चीज़ें रिक्वेजिशन फॉर्म में मेंशन होती हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट लगना है, टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि हमारा ब्लड टेस्ट होना है, यूरिन टेस्ट होना है या कौन सा टेस्ट हमारा लगना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें भी हमारे रूटीन टेस्ट देखेंगे, अर्जेंट टेस्ट देखेंगे, स्टेट टेस्ट देखेंगे। ठीक है, डेट एंड टाइम कलेक्शन की देखेंगे। बात करते हैं हमारे बात करेंगे हमारा
रिलेवेंट कौन से उसे हिस्ट्री उसकी लेंगे कि उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी मेडिसिन से या किसी भी फ्लूइड से, उसको एलर्जी तो नहीं है जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, ठीक, इन सब चीज़ों से उसे एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। इन स्पेसिमेन इंफॉर्मेशन की बात किया जाए तो हमारा कौन सा स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन अगर हमारा, और सारे स्पेसिमेन जो होते हैं वो अपने अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना होता है उनका, तो उनके लिए उसी टेम्परेचर को हम प्रोवाइड करते हैं जब तक कि हम उसका टेस्ट या फिर उसका टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, तब तक के लिए उसको हम उसी टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन हैंडलिंग और कलेक्शन साइट के बारे में, कहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है, प्रॉपर उसको हैंडलिंग यानी कि प्रॉपर उसकी देखभाल करके उसको सुरक्षित स्टोर करके रखना। फिलिंग द फॉर्म, प्रॉपर हैंड राइटिंग यानी अच्छे हैंड राइटिंग में फॉर्म को फिलअप करना है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है। करेक्ट फॉर्म फिल करना चाहिए, करेक्ट फॉर्म फिल करने से हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो करेक्ट प्रोवाइड होगा, बट इनकरेक्ट फॉर्म फिल करोगे तो फिर इसमें क्या होगा बेटा कि हमारे इनकरेक्ट रिज़ल्ट आएंगे, इनकरेक्ट रिज़ल्ट आने की वजह से हमारे चीज़ें सही नहीं होगी, डॉक्टर को पता चलेगा, डॉक्टर उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्म फिलअप होगा वो करेक्ट फॉर्म फिल हो। और हम बात करेंगे इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्म फिल करके देना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो आपके सैंपल लगने में प्रॉब्लम होगी और आपकी टेस्ट में टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें करेक्ट और प्रॉपर कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके देना होता है। और अगर इस चीज़ों में अगर गलती हो गई हमारी तो फिर हो सकता है कि अगर सैंपल हमारा काफ़ी टाइम हो गया रखा हुआ तो उस सैंपल दोबारा से हमें सैंपल को कलेक्ट करना भी पड़ सकता है। डिजिटल रिक्वेशन फॉर्म की बात किया जाए, डिजिटल तरीके से जो हमारा रिक्वेशन फॉर्म होता है उसको फिलअप करना होता है, ठीक है। उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एडिट मोड भी होता है जिसमें हमारी कोई किसी प्रकार की कोई भी एरर होती है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। रोल ऑफ एमएलटी प्रोफेशनल की बात किया जाए कि क्या रोल होता है एमएलटी प्रोफेशनल लाइफ का इसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेरीफाई फॉर्म एक्यूरेसी, जो हमारी एक सटीक और एक सुनिश्चित भरोसेमंद रिजल्ट हम लोग प्रोवाइड करना, करेक्ट स्पेसिमेन लेवलिंग चेक करना, कम्युनिकेशन विद द क्लिनिक फॉर द कंसर्न क्लेरिफिकेशन, मेंटेन रिकॉर्ड यानी डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। कंक्लूज़न यानी समरी हम लोगों ने पढ़ ही लिया क्या होता है कैसे होता है, ठीक है बेटा। ये थी आज की आप लोगों की क्लास, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।